अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो क्रिकेट की एक और स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आकिब मंसूर और आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज हमारे साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में मौजूद हैं CH इरफान ज़ई साहब, जो कि सुनो न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स भी हैं और पब्लिक न्यूज़ में भी काम कर चुके हैं। इरफान भाई, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। बस इरफान भाई, अल्लाह का शुक्र। अच्छा इरफान भाई, पाकिस्तान के मैच के अगर हवाले से हम शुरू करते हैं तो पाकिस्तान की विक्ट्री जो है लास्ट टेस्ट मैच में, इसको आप कैसा देखते हैं? और क्या आकिब जावेद इस जीत के लिए क्रेडिट डिजर्व करते हैं, या फिर वाकई यूज पिच का फैक्टर था जिसकी वजह से हम ये मैच जीतने में कामयाब हो गए? आके बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये सारा क्रेडिट सबसे ज्यादा ओबियसली टीम एफर्ट होती है, बट सबसे ज्यादा आकिब जावेद को जाता है। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने ही मैनेजमेंट को कंपेल किया है कि स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाए, क्योंकि मैंने लास्ट वीक उनकी अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले उनका इंटरव्यू भी किया था। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था पिचेस के हवाले से, टीम में चेंजेस के हवाले से, और वही उन्होंने एग्जैक्टली किया। और मेरा मानना ये है कि ये जो 3 साल या 4 साल हम जीते नहीं है, 3.5 3 साल और 8 मंथ अपनी होम सॉइल पे, तो उसमें कई फैक्टर थे। उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि हमने डिसीजन ठीक नहीं किए। चाहे पिचेस के बनाने के हवाले से बात करें, चाहे हम उस हवाले से देखें कि हमने राइट पर्सन को राइट जॉब लगाया नहीं है, चाहे टीम के विद इन टीम सिलेक्शन के हवाले से बात करें, तो ये काफी ब्लंडर थे। तो ये हम्म। सारा क्रेडिट आकिब जावेद को जाता है कि जिस तरह आके उन्होंने पहले सिलेक्शन ठीक की। उसमें ओबियसली बाकी 4 सिलेक्टर भी हैं, अजहर अली है, हसन चीमा है, अलीम डार साहब हैं। बट मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो असद शफीक है, सबसे ज्यादा आकिब जावेद का है। और मैं इसको बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आपकी सिलेक्शन कमेटी का कोई चीफ भी होना चाहिए। ये हो नहीं सकता कि किसी घर का कोई सरबराह ना हो। इसी तरह किसी को काउंटेबल होना चाहिए। तो इन जितने भी ये 5 लोग हैं, सबसे सीनियर आकिब जावेद है इन टर्म ऑफ एक्सपीरियंस। चाहे आप कोचिंग की बात कर लें, चाहे सिलेक्शन की बात कर लें, तो मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद जैसे बंदे को डेफिनेटली इस रोल में आना चाहिए, कि उनको चीफ सिलेक्टर भी पॉइंट करना चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि एक आपको डिस्टर्स भी नजर आएगा, एक अच्छी हामनी भी नजर आएगी चीजों के लिहाज से। और एक अच्छी चीज ये की गई है आकिब, कि जो कैप्टन और कोच है उसके रोल को भी लिमिटाइज कर दिया गया, कर्टेल कर दिया गया है। वो भी आप सिर्फ तजवीज कर सकते हैं सिलेक्शन के सही अंदर, है। वो अब उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो ये भी मेरा ख्याल है आकिब जावेद की ही रिकमेंडेशन लगती है कि उन्होंने ये इस चीज को इंडोर्स करवाया है। और अगर आप ये देखेंगे कि फ्यूचर में चीफ सिलेक्टर भी होगा तो चीजें और बेहतर होंगी। कल आप उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। डिसीजन किसी ऐसी जगह पे फंस गया है जो, उसमें आप उसका फाइनल इनपुट ले सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कुछ मामलात ऐसे हैं। बाकी विक्ट्री के वाले से अगर आपने जिस तरह पूछा, बड़ी वाइटल विक्ट्री थी। 3.5 साल से ना जीतना बड़ा अलमिया था, बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट था। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ जो कनेक्शन था वो खत्म हो रहा था, और एक बड़ी ज्यादा डिक्लाइन नोज डिप चल रही थी हमारी। तो उस तरफ से ये बड़ा जरूरी है कि एक विक्ट्री हो। एक वन स्पोर्ट नेशन है, बाकी तमाम स्पोर्ट्स हमने देखा, हॉकी खत्म होगी, स्क्वाश खत्म होगी, इसी वजह से कि जब विक्ट्रीज खत्म होती हैं तो फैंस का कनेक्शन जो है वो स्पोर्ट के साथ खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और अब ये जो रिवाइवल हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, आई एम प्रिटी श्योर इंशाल्लाह ताला कि ये इससे एक दोबारा और जर्नी होगा। और आपने, मैं हमेशा कहता हूँ, जिस प्लेयर की फॉर्म हो उसको खिलाना चाहिए। आपको अब नामों के पीछे नहीं जाना चाहिए। अब आपको उन प्लेयर को नहीं वैल्यू करना चाहिए जो कहीं ना कहीं सेल्फिश अप्रोच के साथ थे, कहीं ना कहीं कप्तानी की जंग में थे। जो मोहसिन नकवी साहब ने वर्ल्ड कप के बाद वर्ड बोला था, सर्जरी करेंगे, जो नहीं की गई और अब उसका इनिशिएट किया गया, ये बहुत जरूरी है। मैं किसी प्लेयर के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी प्लेयर के लिहाज से ये नहीं कहता उसका कैरियर खत्म हो गया है। बट मेरा मानना यह है कि सिर्फ उसी को टीम में होना चाहिए जो परफॉर्म कर रहा है, जो कंट्री के लिए लड़ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो 20 30 रन ज्यादा वैल्यू रखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उस सेंचुरी से जिसके बाद आपकी टीम हार जाए। तो ये मेरा ख्याल है, ये माइंड सेट बनाने की जरूरत है, टीम के अंदर इंडक्ट करने की जरूरत है। जब ये सब लोग समझ जाएंगे, इस चीज को रियलाइज करेंगे, तो देखेंगे कि ऑब्वियसली रिजल्ट भी आपको डिफर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा इरफान भाई, आप पिच को कैसा देखते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट मैच के अंदर पिच हमें किस तरह की देखने को मिलेगी? क्योंकि पिंडी की पिच जो है वो बड़ी फ्लैट विकेट समझी जाती है, बैट्समैनों के लिए कहना एक पैराडाइज है, फास्ट बॉलिंग को उस तरह मदद नहीं मिलती। तो पाकिस्तान को अगर सीरीज जीतनी है तो एक्सपेक्टेड है इस आखिर तरह की टर्निंग पिंडी विकेट की आनी से पड़ेगी। जो पिंडी की पिच है, हम्म। पिंडी की जो पिच है जनरली आप देखेंगे तो वो बैटिंग पिच होती है। और थोड़ा सा अर्ली डेज, 1 डे या 1.5 डे आप लगता है कि आपको फास्ट बॉलर को मदद मिलती है।
हम्म। कभी से भी वो स्पिनिंग विकेट नहीं रही पिंडी की। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्रिकेटर के लिए कि वो किस तरह उसको कन्वर्ट करते हैं स्पिनिंग ट्रैक के अंदर, क्योंकि ये जो पिच थी मुल्तान की, ये समहाउ दोनों टेस्ट मैचेस में सेम पिच यूज हुई। तो लास्ट डे ये इस्तेमाल हुई आके थी। 9वें दिन की पिच बन गई थी, इस हम्म। वजह से आपको ये ज्यादा टर्न मिला। अब उसके स्क्वायर टर्नर तो ऐसा है नहीं है पिंडी की पिच के अंदर। अब उसको किस तरह, अभी डेज है आपके पास, किस तरह उसको ड्राई किया जाता है, क्रैक्स को किस तरह ओपन अप करने की कोशिश की जाती है, ये एक क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अब वैसे तीन ये। चार दिन में कोई मेरेकल तो हो नहीं सकता, बट एक चीज आपको समझ आ गई है जो बड़ी, मेरा ख्याल है कि मैं तो उसको कहता हूँ कि वो अब्सर्ड चीज थी, जहालत थी। जो भी लोग इसमें हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे थे, जो 3.5 साल आप नहीं जीत पाए, चाहे कैप्टन थे या कोच थे या मैनेजमेंट के लोग थे, एक आपको चीज मालूम थी कि यूएई के अंदर आपको सक्सेस मिली स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर। हम्म। इंडिया की बात कर लें, बांग्लादेश की कर लें, श्रीलंका की कर लें, वो अपनी कंडीशन को यूटिलाइज करते हैं स्पिन ट्रैक के अंदर रख के। हमने क्या किया कि हम अपनी चाल ही भूल गए। आपको ना समझ आई, किसी सीरीज के अंदर आप बैटिंग विकेट बना रहे हैं, किसी पे आप टोटल फ्लैट बना रहे हैं किसी के अंदर आप बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने फास्ट बॉलिंग की पिच बना दी। जब आपके कोचेस को यही सेंस नहीं होगी, कैप्टन को यही सेंस नहीं होगी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कंडीशन के अंदर कौन सी सूटेबल है, ओपोजिशन को हम किधर पकड़ सकते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप क्या करेंगे। जो हमने शुरू में आकब जवेद को क्रेडिट दिया, ये उन्होंने आके इंडोर्स करवाया, उन्होंने आके ये कंपेल किया कि आप स्पिनिंग ट्रैक बनाए। और आपको यूए की सीरीज, खासतौर पे जो हमने 3-0 वाइट वॉश किया था इंग्लैंड को 2012-13 में, वो यही था मिसबाह उल हक की क्यादत में कि सईद अजमल और अब्दुल रहमान ने आउट किए थे। क्यों किए ऐसे थे? ही कि है। स्पिनिंग ट्रैक थे। तो अभी भी हमने यही करना था, और आप देख लें कि 20 विकेटें पाकिस्तान क्रिकेट ले ही नहीं पा रहा था पाकिस्तान टीम टेस्ट में। और ये दो बॉलर नहीं, तीसरा बॉलर तो सेकंड इनिंग में आपको यूज ही नहीं करना पड़ा। तो ये मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है कि आप स्पिनिंग ट्रैक बनाएं, प्रेसिडेंट आपके पास मौजूद है। सिंपली प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन है। तो प्लानिंग का पार्ट ये है कि जितनी पॉसिबल हो सकती है स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाए। आप अभी भी जीते हैं, आप पास में भी जीते हैं, स्पिन ट्रैक बना के उस पर फंसाएं। हमारे लड़के इतने बुरे भी नहीं है कि स्पिन को ना खेल पाए। अभी सबने बहुत कामरान गुलाम के अलावा कोई बड़ी इनिंग्स तो नहीं आई, बट सबने चिप ऑन किया। तो हम्म। चिप ऑन करना ही काफी है। वो 30-40 ही कई दफा ऐसी पिचेस पे बहुत रन होते हैं। सलमान अली आगा बहुत अच्छा खेला है, इसी तरह सौशकील स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा चांसेस फिर भी रहेंगे कि हम सीरीज को जीते। तो स्पिनिंग ट्रैक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट अब ये डिपेंड करता है कि क्रिएटर कितनी स्पिन ट्रैक बना पाते हैं। अच्छा इरफान भाई, आगे मूव फॉरवर्ड अगर करते हैं तो बाबर आजम को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है इस मैच को जीतने के बाद, और क्या वो क्रिटिसिज्म उन पे जस्टिफाइड है, जो ब्लेम और क्रिटिसिज्म उन पे आ रहा है, और वो बाउंस बैक आपको करते हुए नजर आ रहे हैं पर्टिकुलरली टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी? देखिए, बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम के मैं जब हमेशा बात करता हूँ तो सबसे एक जरूरी पार्ट उसमें ये था कि बाबर आजम पे सबसे बड़ी चीज ये आती थी, बाबर आजम को जहाँ अपने रन करने थे, पाकिस्तान को मैच जिताने थे, उन्हें बीइंग अ कैप्टन 4-4.5 साल कप्तानी की, उन्हें प्लेयर डेवलप भी करने के देने थे। बट हमने देखा कि बाबर ने 4-4.5 साल के स्पैन में कोई प्लेयर डेवलप नहीं किया। जब हम कंपैरिजन में सरफराज की तरफ जाते हैं तो सरफराज ने बाबर दिया, फखर दिया, इमाम दिया, फिर इसी तरह फ़हीम अशरफ, शादाब, इमाद, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, सब ये उसके दौर में आए। बाबर के दौर में कोई भी प्लेयर आपको ये नजर नहीं आएगा कि जिसको एक लॉन्गर रन दिया गया हो। वो 15-16 लड़कों का 11 का स्क्वाड था, वो ही खिलाते थे, दोस्ती यारी के बाहर जाते नहीं थे ये लड़के। तो ये बाबर रिस्पॉन्सिबल है। फिर उस टाइम पे जब अक्सर अपने लास्ट वीक शोज में भी बात की, किस बेसिस पे नुमान को और इसको साजिद को बाहर किया गया। उस टाइम रमीज राजा साहब चेयरमैन थे और साथ मुश्ताक कोच थे। इन्होंने कहा कि उसका बॉलिंग आर्म ठीक नहीं आता, उसकी वजह से वो बॉल स्पिन नहीं कर पाता सही। तो हालांकि सही उससे है। पहले वो बांग्लादेश में 8 आउट करके आया था और पाकिस्तान को सीरीज जितवाई थी आपने। तो क्या उसके एक्शन पे काम किया गया? फिर उसके बाद वापस क्यों नहीं लाया गया? तो ये बड़े क्वेश्चन मार्क है। और एक बंदा आपको आउट करके दे रहा है, जिता के देख रहा है, तो उसको बाहर करना मेरा ख्याल है वो बहुत एक बड़ी नेग्लिजेंस थी। और अब उसके बाद अब जब आप फंस गए भंवर में, तो आपने दोबारा बुलाया और उन्होंने आपको प्रूव करके दिया। और अब ये देखिए कि अप्रोच क्या थी, एग्रेसिव अप्रोच थी, आंखों में आंखें डालना, दलेराना, अब वो बॉलिंग करना। यही माइंड सेट की गेम होती है। कई दफा क्रिकेट स्किल से ज्यादा 50% स्किल होता है, 50% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो साजिद नुमान ने प्रूव करके दिखाई, खासतौर पर साजिद को। साजिद ने हालांकि 9 आउट किए, उसने 11 आउट किए, बट साजिद की जो फाइटिंग थी, स्पिरिट थी, उसने आपको मैच जिताया। इसी वजह से उसको बिल्कुल ठीक मैन ऑफ द मैच दिया गया। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बाबर आजम का फ्यूचर, बाबर के ड्यू क्रेडिट था कि उसको चाहिए था कि बाबर
को 2-3 वर्ल्ड कप जिताने चाहिए थे पाकिस्तान को। बाबर की कप्तानी में हम 2 एशिया कप खेले, 3 T20 वर्ल्ड कप खेले, एक ओडीआई के खेले, कोई भी सक्सेस बाबर नहीं जिता पाया। एज ए कैप्टन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चले, लेकिन एज ए बैटर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते, जैसे कोहली की बात करते हैं, उन्होंने चले 2020 वर्ल्ड कप जिताया। तो बाबर के पार्ट पे ये था कि बाबर इसमें कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म करते, बाबर नहीं कर पाया। हम्म। तो बाबर के लिए अब ये एक लर्निंग कर्व है कि सोशल मीडिया की लाइफ से वो बाहर आए। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान के टॉप 3 फाइनेस्ट बैट्समैन में उनका नाम आता है। हमारे लोग भी कुछ ज्यादती करते हैं कि एक बुरी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर कर देना और फिर कहना एक परफॉर्मेंस की वजह से, जैसे कमरान गुलाम को बाबर से ऊपर रेट किया जा रहा है, ये भी ज्यादती है। एक वक्त की डिमांड होती है, उसके साथ आप चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाबर को अब सीखना चाहिए। बाबर को अब ये इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलनी है, जो भी उसका कैरियर है, अभी 29 साल उनकी एज है, तो बाबर को चाहिए कि रिमेनिंग जो भी क्रिकेट खेलनी है इस इंटेंट के साथ खेले कि मैंने पाकिस्तान को, अब जब मैं बैटिंग के लिए जाऊंगा मैच जिताना है। वो अपने 40-50-100 से बाहर आ जाए। अब वो हम्म। लार्जर देन लाइफ तभी बनेगा जैसे ब्रायन लारा थे, इंतमाम थे, जोएल मियां दास, स्टीव बॉब, माइकल बेवन, हम्म। जैक कैलिस, ये लार्जर देन लाइफ प्लेयर क्यों बने? ये जब ग्राउंड में उतरते थे तो मैच को फिनिश करके आते थे। विराट कोहली रिसेंट पास्ट में आपको बिल्कुल हमें मालूम है कि इसी तरह परफॉर्म करते रहे। इवन अगर आप उसकी रोहित शर्मा की भी इनिंग्स देखें तो वो सेल्फलेस क्रिकेट खेलता है। तो ये अप्रोच बाबर को अब लानी पड़ेगी, अदरवाइज ये चीजें ना समहाउ एक्सपोज हो चुकी हैं कि हम्म। 5 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है, 6 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है, कल को आके लड़के आखिरी 5 ओवरों में कोप अप कर देंगे। वो नहीं हो सकता। मॉडर्न डे क्रिकेट डिमांड चेंज हो चुकी है। अब बॉल फर्स्ट से लेकर एंड तक आपको करना पड़ेगा। टेस्ट में भी उनको रन्स करने पड़ेंगे, हम्म। रुकना पड़ेगा पिच पे, बाहर निकलती हुई बॉल को खेलना पड़ेगा, गुगली को रीड करना पड़ेगा। इसका हल सोशल मीडिया नहीं है, इसका हल ग्राउंड है। आप प्रैक्टिस ज्यादा करें, कमी पे अपने काम करें। हम्म। ये अब जो पीआर एजेंसीज और ये जो बातें आजकल मीडिया में आ रही हैं, ये समहाउ ठीक भी हैं कि किंग से फलाने से इससे बाहर आए। कोई प्लेयर दुनिया का बाबर की बात के अलावा भी बात करें, शाहीन भी क्रिकेट से बड़ा नहीं है, बाबर भी क्रिकेट से बड़ा नहीं है, कोई भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। इन चीज़ों को इन लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा। जब आपने परफॉर्म किया तो इस कौम ने आपको सर आंखों पे बिठाया, हम्म। ठीक है, आपकी पहचान, आपको इज्जत दी, आपको पैसा दिया। जब आप नहीं कर रहे थे तो आपसे फिर क्वेश्चन किया गया। क्वेश्चन करना आपको बुरा लगता है, हम्म। क्यों बुरा लगता है? उसका आंसरेबल होना पड़ेगा ना। जब आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, 3 साल से आपसे 50 नहीं हुई, शाहीन हम्म। से आउट नहीं होता कोई, तो भाई मेरा तो मानना ये आके ये इनको नीतों के फल मिले हैं। ये जो कप्तानी की दौड़ में दोनों खासतौर पे पड़ गए थे, मैं बड़ा ब्लंटली बात करता हूँ, हम्म। क्योंकि ये दोनों समहाउ कप्तानी की दौड़ में पड़े, ग्रुपिंग हुई, लड़के कुछ उधर गए कुछ इधर गए, नुकसान पाकिस्तान का हुआ। खासतौर पे जो 1 साल में हमारा डिक्लाइन हुआ, क्रिकेट में डिजास्टर हुआ, वो कप्तानी की जंग थी। और उसमें मेरा मानना यह कि रिजवान को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए था, बट हमने देखा कि रिजवान ने भी कोई खास रोल प्ले नहीं किया। और अब देखें कौन व्हाइट बॉल का कैप्टन आता है। बट ये अब हर एक की अप्रोच ये होनी चाहिए, अगर कोई कप्तान भी आपका सेल्फिश हो रहा है तो बाकी लड़कों को चाहिए कि वो स्टैंड ले, वो उसको कहे कि कप्तान जी आप हमारे कप्तान तब बनेंगे, लीडर तब बनेंगे जब आप इस चीज से बाहर आए। और ये मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन इरफान भाई, आप ये खबरें सच साबित हो रही हैं कि मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल का कप्तान बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में? क्योंकि वो न्यूज़ तो सर्कुलेट हो रही है बहुत ज्यादा कि उनका नाम लिया जा रहा है इसके लिए। देखिए, सबसे नाम ज्यादा तो उन्हीं का ही आ रहा है और रिकमेंडेशन में भी उन्हीं के नाम है, क्योंकि चॉइस नहीं है आपके पास कोई। हम्म। बट रिजवान का, जिस तरह मैंने कहा कि जब बाबर का और शाहीन का मसला था, तो उसमें रिजवान ने कोई अपना खास रोल प्ले किया नहीं इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए आते, हम्म। टीम को चैलेंज करने में, बॉन्डिंग में कोई खास अपना पार्ट प्ले नहीं किया। तो मैनेजमेंट और ये लोग अभी भी सोचते हैं कि शायद वो कोई पार्ट उनके जगह पे मिसिंग था, तो इसी वजह से डिले आ रहा है। मेरा वहां से मानना ये है कि सबसे बेहतर चॉइस तो आपके पास शादाब है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शादाब की अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। चैंपियन कप जिताया उन्होंने, आपको पीएसएल का टाइटल जिताया, हम्म। तो ये प्रूव करता है कि उस लड़के के अंदर एग्रेसिव क्रिकेट की बात है, आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड जो है, वो सब इंग्रेडिएंट्स मौजूद है शादाब में। हम्म। बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी जब अपनी जगह सीमेंट नहीं होगी, टीम में पक्की नहीं होगी, तो वो कैसे कप्तान भी बन पाएंगे? तो उन सारे सर्कमस्टांसेस में रिजवान आपको एक आइडियल चॉइस लगता है। बट रिजवान का जो ये पार्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक उनके इस काम के अंदर हर्डल है। और दूसरा, रिजवान का एक और मसला ये भी है कि बोर्ड कहीं ना कहीं सोचता है कि रिजवान जब किसी चीज पे आके अड़ जाते हैं तो वो हटते नहीं है। जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला था लास्ट ईयर, किसी प्लेयर को खिलाने के लिहाज से, तो वो रिजवान वो भी बाबर की तरह स्टेगनेंट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी ना अपनी वो
वहाँ की गिरानी को फंसा लेते हैं। तो ये मामला भी ऐसे हैं जिसको बोर्ड कंसिडर कर रहा है, और शायद इसी लिहाज से अब देखना पड़ रहा है कि नहीं तो अदरवाइज आप दूसरी ऑप्शन को देखते ही ना, रिजवान कब का कप्तान बन चुका होता। हम्म। बट अब अगेन बोर्ड शायद उनसे बात करे, उनसे इन सारे एस्पेक्ट के ऊपर पूछे कि अगर आप इन चीजों के लिए बियॉन्ड जाके पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं तो हम आपको बना देते हैं। बट हम्म। अगर अगेन रिजर्वेशन आती है उनकी तरफ से और वो नहीं ओबे करते, तो फिर मेरा ख्याल है कि ऑप्शन बी और सी की तरफ जाना पड़ता है। बट मेरा ख्याल ये है कि अगर वो नहीं मानते और नहीं कुछ होता, तो दो ऑप्शन आपके पास अच्छी आ रही है। हम्म। शादाब भी है अच्छी ऑप्शन, लेकिन उनकी जगह नहीं है। इनसे बेहतर ऑप्शन आपको सलमान अली आगा नजर आ रहा हम्म। है ना। वो अब हर फॉर्मेट खेल रहा है, अपनी जान लगा रहा है, फाइटिंग स्पिरिट शो कर रहा है। तो वो मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, नया कप्तान बनाए, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे। अगर आप चले प्लेयर पावर से डरते भी हैं, तो उसका सोल्यूशन कई दफा ये होता है कि आप बिल्कुल यंग कैप्टन लगा देते हैं और उसे कहते हैं कि भाई आप सारे ही जो भी कंटेंशन में थे आप आउट हो जाए, हम आप में से किसी को भी नहीं लगा रहे। उससे ये होता है कि कई दफा दिनों में जो आपके मलाल आ जाता है, खलिश आ जाती है, तो आप छोड़ देते हैं, फिर आप नए लीडर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक रैशनल अप्रोच हो सकती है। अच्छा, लास्टली इरफान भाई, बिफोर वी कंक्लूड, आपको लग रहा है कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर्स की भी आपको नजर आ रही है कि मुलाकात हुई, और फिर कल नवाज शरीफ साहब का भी बयान है कि वो ख्वाहिश का इजहार करें कि इंडिया टीम आए, और इनका ये भी सुना जा रहा है कि शायद वेन्यू को लाहौर से पिंडी भी मूव कर दिया जाएगा। तो इनका आने का कोई इम्कान नजर आ रहा है अभी? देखिए, चांसेस मुझे तो लगते हैं शुरू से कि हैं चांसेस, क्योंकि लोग हम्म। अक्सर कहते हैं कोई चांसेस नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा ब्राइटर साइड पे लगता है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान लास्ट ईयर खेल के आया वर्ल्ड कप उनके पास, और अभी भी हमारे पास दो पॉइंट ऐसे हैं जिसपे हम उनके साथ बार्टर कर सकते हैं। एक ये है कि हमने नेक्स्ट ईयर एशिया कप खेलने जाना है, उससे नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप खेलने जाना है, तो आप हम्म। उस पर बार्टर कर सकते हैं। आईसीसी को कह सकते हैं अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। हम्म। पाकिस्तान जो भी अभी एक साल में बुरी तरह परफॉर्म किया, डिस्पाइट ऑफ इट, दुनिया क्रिकेट की एक बहुत बड़ी साइड है, और अगर हमारी क्रिकेट इधर से दोबारा पीक पकड़ती है तो पाकिस्तान को साइड लाइन नहीं किया जा हम्म। सकता। और हम जिस तरह 28 ईयर के बाद एक मेगा इवेंट को होस्ट करने जा रहे हैं 29 ईयर्स के बाद, तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के बहुत जरूरी है। और आईसीसी को भी चाहिए कि क्रिकेट को सर्वाइव करे, क्रिकेट को बचाए। अगर उसको सेफ गार्ड ना किया गया, तो कल को कोई भी टीम आके ब्लैकमेल करेगी, कोई भी टीम आके इस पे ऑब्जेक्शन करेगी, और हम्म। फिर आप आईसीसी का जो रोल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मुझे ये जो डिस्कशन हो रही है कि पिंडी में वेन्यू चेंज किया जा सकता है कराची में, मुझे लगता है कि ये कहीं से कहीं ना कहीं ये चीजें डिस्कशन में बैक कॉरिडोर में आ रही हैं। और आपने देखा होगा कि बीसीसीआई की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, एक स्टेटमेंट भी नहीं आई कि हम नहीं आ रहे, हम आएंगे। इट्स मीन कि चीजें कहीं ना कहीं चल रही हैं। हम्म। तो मैं तो बड़ा होपफुल हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि पाकिस्तान जब चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करेगा, भारत आएगा। इस दफा वैसे पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आपने लास्ट टाइम प्रेसिडेंट आपके पास मौजूद है, एशिया कप में आपने एक्सेप्ट किया, तो आपको कितनी बुरी तरह उसकी नाकामी भी हुई, आपका वो कोलैप्स ही हुआ सिस्टम। ऐसा ही ना है। आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट आप जो थे वो उसमें फायदा हुआ, ना आपकी वो जो फैंस की व्यूअरशिप थी वो आपको मिली उस तरह, और आपकी दुनिया में एक मजाक भी बना, आईसीसी का भी बना, पाकिस्तान का भी बना। तो मेरा ख्याल है उसी बेस के ऊपर हमें चाहिए कि एक लॉन्गर टर्म के अंदर प्लानिंग करें और इससे बाहर आए। मुझे चांसेस काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं, मुझे ब्राइट लग रहे हैं कि इंडिया। चलिए इरफान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपको फिर कोशिश करेंगे दोबारा एक वीडियो में एंगेज करें। सो अगर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे और इरफान भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू सो